एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल सेना ने ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दी है। अब देखिए, यानी कि शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है, लेकिन किस तरीके से अब घटनाक्रम बदलता नजर आ रहा है। नेपाल सेना ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दे दी है। ओली सत्ता छोड़े तभी शांति होगी। नेपाली सेना इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है। वो उन हालातों को देख रही है, किस तरीके से हर पल घटनाक्रम बदल रहा है। पहले पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और अब जगह जगह आग लगा दी गई है। आलम ये हो गया है कि बंचियों को रेस्क्यू किया जा रहा है हेलीकॉप्टर के द्वारा। निजी आवास जो प्रधानमंत्री का है उसको आग के हवाले कर दिया गया है। उसके भीतर घुसा जा चुका है प्रदर्शनकारियों द्वारा। और देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार। और अब नेपाल सेना ने इस तमाम तस्वीरों के बाद, तमाम जो घटनाक्रम है उसके बाद अब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सलाह दी है कि वो सत्ता छोड़ दें। शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, तमाम हमारे मेहमान तो जुड़े हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जाना बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि अब नेपाली सेना जो है वो ये पूरी सिचुएशन को समझ रही है और इसी के चलते उन्होंने ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दी। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर काठमांडू के बानेश्वर चौक से, जहां पर सबसे ज्यादा आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। अभिषेक, इस वक्त क्या देख रहे हैं? और नेपाल सेना ने अब ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दे दी है, यानी कि हर पल जो तस्वीर बदल रही है उससे अब लग रहा है कि जब तक ओली सत्ता नहीं छोड़ेंगे ये प्रदर्शनकारी थमने वाले नहीं है। ठीक है, अभिषेक के पास लौटेंगे। इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा दें, ताज़ा तस्वीरें सीधा आ रही हैं नेपाल से। इस वक्त नेपाल का हर इलाका पूरी तरीके से जल रहा है, तहस नहस हो चुका है। पूरी तरीके से आगजनी वहां पर जो है वो हो रही है। पहले ताबड़तोड़ जो फायरिंग है वो भी हुई। आप देखिए, सबसे बड़ा जो यहाँ पर लूपहोल नजर आया वो ये कि सोमवार को जो प्रदर्शन हुआ सोशल मीडिया बैन को लेकर, जेनजी ने जो प्रदर्शन किया, जेनजी रेवोल्यूशन का नाम उसे दिया गया और उसके बाद वो प्रदर्शन हुआ, उसमें जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई सामने आई, ओपन फायर के आदेश दे दिए गए और उसमें 19 युवाओं की मौत हो गई। उसके बाद यह आंदोलन इस कदर भड़क गया कि अब जो मौजूदा सरकार है वो इस्तीफा दे। सिर्फ और सिर्फ यही मांग प्रदर्शनकारी करते नजर आ रहे हैं। और अब ताजा अपडेट, नेपाल सेना ने ओली को, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दी है। ओली सत्ता छोड़े तभी प्रदर्शनकारी शांत होंगे। अब नेपाल सेना भी समझ चुकी है। ग्राउंड पर इस वक्त नेपाल सेना मौजूद है, आर्म्ड पुलिस फोर्स मौजूद है और कर्फ्यू लागू हो चुका है। कल 12 बजे से कर्फ्यू जो है वो रात 10 बजे तक लागू होना था, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शन उग्र हुआ उसके बाद कर्फ्यू जो है उसको एक्सटेंड कर दिया गया। आप देखिए सड़कों पर से कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कारों को आग के हवाले कर दिया गया है। बंचियों के घरों के भीतर घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। तोड़फोड़ की जा रही है। हर वक्त घटनाक्रम बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है, नेपाल सेना ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सत्ता छोड़ने की सलाह दी है। प्रदर्शनकारी तभी इस वक्त शांत होंगे जब केपी शर्मा ओली इस्तीफा देंगे। नेपाल सेना ये सलाह दे रही है। कल से नेपाली सेना जो है वो ग्राउंड पर मौजूद है। प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सोमवार से सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो प्रदर्शन था, अब आज उसने देखिए किस तरीके से हिंसात्मक रूप ले लिया है। खूनी खेल जो है इस वक्त नेपाल की सड़कों पर है। कल जो काठमांडू के कुछ जिलों तक सीमित था, आज वो पूरे नेपाल में फैल गया। आलम यह है कि नेपाल का त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। प्रदर्शन के चलते उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। वहाँ की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कह दिया है कि पूरा जो सड़क मार्ग है वो बाधित है, यानी कोई भी जो यातायात सेवाएं हैं वो नहीं जो है वो होंगी यहाँ से। अब आप सोचिए कि किस तरीके से हर पल यहाँ पर तस्वीर बदलती नजर आ रही। और शाम 6 बजे वो समय रखा गया है जब नेपाल सरकार यानी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अभी भी जो है वो बैठक बुलाई जा रही है और काठमांडू के नामी होटलों में आगजनी हुई है, ये भी खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से अब प्रदर्शन, हर वक्त तस्वीर बदल रहा है। हिल्टन होटल में तोड़फोड़ हुई है, आगजनी हुई है। हमारे साथ अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार बने हुए थे जितेंद्र झा, काठमांडू से सीधा लाइव बने हुए थे, उन्होंने भी ये
खबर साझा की थी, हिल्टन होटल में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जेनजी हैं, हालांकि उसमें आम जनता भी अब शामिल हो गई। आज कल ये सिर्फ जेनजी तक सीमित था प्रदर्शन, लेकिन आज आम जनता भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ नेताओं के, मंत्रियों के, मौजूदा सरकार के, जो भी मौजूदा सरकार में शामिल है, सिर्फ उन राजनीतिक दलों के घरों पे को ही निशाना बनाया गया है। राष्ट्रपति के घर के भीतर जो है वो प्रदर्शनकारी घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वहां पर जितनी भी तस्वीरें लगी होती हैं उन्हें तोड़ दिया जाता है। उसके बाद प्रधानमंत्री के निजी आवास को निशाना बनाया जाता है। आलम यह हो गया कि हेलीकॉप्टर से यहां पर मंत्रियों को रेस्क्यू करने की नौबत आ गई है। बात यह भी सामने आ रही है कि क्या जो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं वो दुबई जा सकते हैं, स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे सकते हैं। लेकिन अब जो घटनाक्रम है देखिए कितना तेजी से बदल रहा है। जो शाम 6 बजे सर्वदलीय बैठक कॉल की गई थी सरकार द्वारा, नेपाल सरकार द्वारा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि क्या बातचीत के जरिए हल निकल सकता है, अब लग रहा है कि उससे पहले ही बहुत चीजें और जो है वो बदल सकती है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जो है वो भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर महेंद्र सिंह, विदेश मामलों के जानकार जो है वो भी जुड़े हुए हैं। कुछ वक्त के बाद वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े थे। इस वक्त मैं त्यागी सर आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए घटनाक्रम किस तरीके से बदल रहा है और अब नेपाल, जो नेपाली सेना है उसने तो सलाह दे डाली प्रधानमंत्री को कि जब तक आप पद नहीं छोड़ेंगे तब तक ये प्रदर्शन थमने वाला नहीं है। देखिए एग्जैक्टली वही हो रहा है जो बांग्लादेश में हुआ। जनरल वकार ने शेख हसीना को, जो असलियत में उनकी एक रिलेशन में भी थी, उनको 15 मिनट का टाइम दिया। मुझे नहीं लगता कि 6 बजे तक इस बात का इंतजार होगा कि और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, निर्णय लिया जाए। मान लीजिए कि सर्वदलीय बैठक हुई, मान लीजिए कि केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया और मान लीजिए कि कोई दूसरी सरकार बन गई, क्या वो जैन जी यानी कि जनरल जेड, वो जो युवा है, क्या वो उन युवाओं को ये एक्सेप्टेबल होगा जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया? ये वो युवा हैं जिनका पहला तो ये कहना है कि हम पुरानी वाली पीढ़ियों की राय से सहमत नहीं है। हमारी राय ये है कि युवाओं को आगे रखा जाए। वो पहले से ही परेशान थे, नौकरियों की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। लेकिन जब उनकी बात करने का माध्यम यानी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये न केवल उनके व्यवसाय पर और बिजनेस के ऊपर रोक लगी, बल्कि जो थोड़ा बहुत साधन बचा था अपनी बात को दूसरे को कहने का, उस पे भी रोक लगी। और फिर उसके साथ पार्शियलिटी कि एक देश के सोशल प्लेटफॉर्म को तो बंद और दूसरे देश के टिकटॉक को चालू। यानी कि इसके बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत दबाया जाता है और जब उसकी कमर और दीवार के बीच में कोई जगह नहीं रह जाती, कोई स्पेस नहीं रह जाती, तो वो रिटेलिएट करता है। ये रिटेलिएट बगैर किसी लीडर के कल हुआ। आज इसमें लीडर भी आ गए और आज इसमें नेपाल के दूसरे लोग भी आ गए। और ये चूंकि बेसिकली भ्रष्टाचार से त्रस्त है ये सारे लोग, तो अब ये किसी ऑल्टरनेटिव सरकार के बनने से संतुष्ट नहीं होंगे। और अगर ये संतुष्ट नहीं होंगे तो जैसा फिर दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो बाहर के 2 देश है, पर्टिकुलरली अमेरिका और चाइना, अब इसमें हिंदुस्तान की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अमेरिका नहीं चाहता कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। देखिए उभरती हुई ताकत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उभरी हुई ताकत से। अब चाइना बेशक उभरी हुई ताकत हो, लेकिन ये दिखाई दे रहा है अमेरिका को हिंदुस्तान उभरती हुई ताकत है। लिहाजा वो जिसे कहते हैं निप इन द बड, यानी कि फूल को खिलने से पहले मसल दो। तो एक उन्होंने ऑपरेशन 37 अमेरिका की डीप स्टेट ने प्लान किया और उसमें कहा गया कि मोदी मस्ट गो, और टाइम दिया गया 1 साल का, और उसका शीर्षक दिया गया डिवीजन
डिसरप्शन एक्सेट्रा। यानी कि वो हिंदुस्तान को ऊपर बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते। अब जब कोई एक्शन लेना होता है तो वो एक दिशा से नहीं होता। मैं एक फौजी ऑफिसर हूँ, यू हैव टू फाइट ए वॉर फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। तो हिंदुस्तान के अंदर डिसेबिलिटी क्रिएट करने का एक रास्ता ये भी है कि हिंदुस्तान के जो नेबर्स हैं उनमें उनके अंदर डिस्टेबलाइजेशन कर दो, उनके अंदर सत्ताओं को बदल दो, उनके अंदर चीजों में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दो। बांग्लादेश में कर दिया ना, म्यांमार में हो रहा है ना, श्रीलंका में हुआ था ना, और अब नेपाल में हो रहा है ना। तो क्या अगर जब इन डॉट्स को हम जोड़ के देखते हैं तो हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम केवल नेपाल की नहीं है, ये प्रॉब्लम हिंदुस्तान की भी है। और हिंदुस्तान को दो तरह की वजह से नेपाल के इस मामले में कूदना ही चाहिए। बिल्कुल, कन्हैया से लौटूंगी आपके पास। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ गई है। इस वक्त यूएन का बयान सामने आ गया है। यूनाइटेड नेशंस इस वक्त नेपाल की सिचुएशन पर क्या कह रहा है। यूनाइटेड नेशंस का बयान सामने आया है नेपाल टेंशन पर, और वो अब साफ तौर पर ये कह रहा है नेपाल की स्थिति पर गहरी चिंता के साथ निगरानी रखी जा रही है, लेकिन अधिकारों की रक्षा और सम्मान करना महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर सर आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए अब अलग अलग देशों का बयान जो है वो सामने आ गया। अब यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से प्रदर्शनकारियों के साथ हैं। देखिए निश्चित रूप से, और भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान आ गया है और हमने साफ तरीके से कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। ठीक है प्रोफेसर सर, एक मिनट आपको रोकना चाहूंगी।